हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं अभी CSIR नेट लाइफ साइंस का पेपर 2019 का। हम पार्ट सी पे हैं एंड हम क्वेश्चन 80 डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो। Irrespective of the chromosomal configuration, a single X chromosome remain active in all diploid human somatic cell lines। तो diploid human cell lines का मतलब क्या हो गया? 44 chromosomes plus X in X। Which one of the following mechanism best accounts for the above phenomena? उसमें क्या बोल रहे हैं कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा एक्टिव रहता है एंड दूसरा जो है वो सेलेक्टिवली इनएक्टिव हो जाता है बाय मिथाइलेशन। तो ये जो एक्टिव क्रोमोसोम है उसका क्या रीज़न है? इसका क्या होता है, जो हमारा इनएक्टिव हो जाता है, सो देयर इज़ अ T6 जीन होती है। T6 जीन होती है तो वो क्या करते हैं, T6 जीन जो होती है वो नॉन कोडिंग RNA होती है, दैट इज़ एंटीसेंस टू XIST RNA। जो हमारा T6 का RNA होगा वो XID RNA के एंटीसेंस होता है एंड आप नाम भी देखेंगे तो T6 और ये दोनों अपोजिट है। सो T6 बाइंड्स टू दी XIST during the X chromosome inactivation and the name also comes के मतलब उल्टा है, पूरा रिवर्स है XICST के। और XIST का मतलब क्या होता है? X inactive specific transcript। तो इसका आंसर क्या हुआ? द T6 जीन प्रोड्यूसेस जस्ट इनफ ऑफ द XIST एंटीसेंस RNA टू ब्लॉक वन ऑफ द X locus। Moving on to question number 81. In eukaryotic cells, replication initiation from a replication origin occurs only once per cell cycle, and S-phase CDKs plays a vital role in the regulation of DNA replication. In budding yeast, a protein complex known as origin recognition complex is associated with the DNA replication origin during G1 phase. However, origin fires only once at the beginning of the S phase. The DNA replication does not start in G1 phase because, तो बेसिकली हमें इसमें रीज़न बताना है कि रेप्लिकेशन जो होता है वो S phase में ही क्यों स्टार्ट होता है, G1 में क्यों नहीं स्टार्ट होता। सो फर्स्ट ऑप्शन सेज MCM हेलिकेसेस आर इनएक्टिव इन G1। येस, दिस इज़ करेक्ट बिकॉज क्योंकि वो फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। MCM हेलिकेसेस जो होते हैं फॉस्फोराइलेटेड होते हैं तो वो एक्टिव भी नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट से स्पिंडल चेक पॉइंट इज़ एक्टिव इन G1। स्पिंडल चेक पॉइंट जो होते हैं वो एनाफेज में एक्टिव होते हैं, ना कि G1 पे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है एंड अब हम रूल आउट टेक्निक अपनाएंगे। तो आप देखिए, और जिसमें बी ऑप्शन है वो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बचा आपके पास एक। अगर आपको इसमें एक भी ऑप्शन पता था तो आप आसानी से ये ऑप्शन कर पाते। सो लेट्स सी क्या कहता है। DNA पॉलीमरेज इज़ नॉट रिक्रूटेड इन G1। येस, अगर DNA पॉलीमरेज को G1 में रिक्रूट कर देते तो G1 में ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता, बट हमारे MCA हेलिकेसेस जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं क्योंकि हमारे एस फेज के इनएक्टिव होते हैं। एस फेज के हमारे पास प्रोटीन है CDK, एस फेज के DDK है, वो फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें MCM हेलिकेसेस का। उसमें प्रोटीन्स हैं CDK एंड वो they get removed and MCA helicase get active and then replication starts। तो हमारा DNA पॉलीमरेज जो है वो G1 में रिक्रूट नहीं होता है, एस फेज में होता है। D says ORC and initiation factors जो होते हैं CDC6 and CDT1 do not recruit MCM helicase to site of replication initiation G1। नहीं, गलत स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट, बल्कि ये होता है वो रिक्रूट करते हैं कि MCM हेलिकेज को हम फॉस्फोराइलेट कर दें एट द साइट ऑफ रेप्लिकेशन एंड वो इनिशिएट हो जाए। ये स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर इज A and C। Moving on to question number 82. Measurement of the rate of the actin treadmilling in vivo shows that it can be several times higher than it can be achieved with pure actin in vitro. The treadmilling in vitro can be enhanced by providing। तो पहले हम देखते हैं कि एक्टिन ट्रेडमिलिंग होता क्या है। तो एक्टिन ट्रेडमिलिंग क्या होता है कि occurs when one length of the filament grows in length while other end shrinks, resulting in the action of the section of the filament seemingly moving across the cytosol। मतलब क्या होता है कि एक एंड से हमारा एडिशन होता रहता है, एक एंड से हमारा रिमूवल होता रहता है। तो इट्स लाइक अ
सेक्शन ऑफ द फिलामेंट जो ऐसा लगता है कि मूव कर रहा है साइटोसोल में, दैट इज एक्टिन ट्रेडमिलिंग। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमारा इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोफिलिन दैट बाइंड्स जी एक्टिन ऑन द साइड अपोजिट टू द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लिफ। ये ऑप्शन सही है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रोफिलिन जो होता है वो हमारा पॉलीमराइजेशन करता है पॉजिटिव एंड से। ठीक है, वो एडिशन करते हैं कोफिलिन पॉजिटिव एंड से एंड रिमूवल करता है एफ एक्टिन को फ्रॉम द नेगेटिव एंड से। तो प्रोफिलिन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट के अपोजिट होता है एंड वहाँ से वो पॉलीमराइजेशन करता है पॉजिटिव एंड का। बी ऑप्शन से कोफिलिन बाइंड स्पेसिफिकली टू द एडीबी कंटेनिंग एफ एक्टिन एंड डिस्टेबलाइजेज द एक्टिन फिलामेंट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया प्रोफिलिन जो होता है हमारे पॉलीमराइजेशन करता है पॉजिटिव एंड से एंड दी कोफिलिन जो होता है वो डीपॉलीमराइजेशन करता है नेगेटिव एंड से। तो हमारा ए एंड बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बाकी हमारे दो ऑप्शंस का है, बफर विद द एटीपी एंड द लो लेवल ऑफ द कैटायन, नो। बफर्स विद द एटीपी एंड द लो लेवल ऑफ कैटायन, नो। सो ए एंड बी आर करेक्ट।